हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आज हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को डील करने वाले हैं। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने अफर्मेटिव सेंटेंसेस को डील किया था। आपके स्क्रीन पे एक बार फिर से आप देख सकते हैं इसके बारे में कुछ डिटेल। पास्ट कॉन्टिन्यूअस एक ऐसा वाक्य जिसके अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द आते हैं, जिसको पढ़कर लगता है वाक्य बीते हुए समय में जारी था, चल रहा था, तो उसको हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। एक्टिव हो तो वाक्य में हेल्प यू के स्थान पर वॉज या वर लगाते हैं, पैसिव हो तो वॉज बीइंग या वर बीइंग लगाते हैं। अगर वाक्य एक्टिव है तो आईएनजी फॉर्म और पैसिव है तो बीइंग वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये था कुछ संक्षिप्त जानकारी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। तो आज हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को डील करने वाले हैं। उस श्रेणी में सबसे पहला वाक्य आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। कितने सदस्य उसका समर्थन कर रहे थे? कितने सदस्य उसका समर्थन कर रहे थे? तो हमेशा की तरह फिर से मैं शुरू करूंगा वर्ब खोजकर। वर्ब क्या है? वर्ब है समर्थन करना। वर्ब क्यों है समर्थन करना? क्योंकि जैसा आपको बताया जा चुका है, वो शब्द जिसके साथ कर, करूं, करे, की इत्यादि शब्द लगे हों उसको वर्ब कहते हैं, या वो शब्द जिसके साथ ना अक्षर जोड़ के देखा जा सके उसको वर्ब कहते हैं। जैसे समर्थन कर, कर में ना अक्षर जुड़ सकता है, समर्थन करना, तो ये सही लग रहा है, इसका मतलब ये वर्ब है। तो ये वर्ब है। अब हमें क्या खोजना होता है? ऑब्जेक्ट खोजना होता है। ऑब्जेक्ट खोजने के लिए किसको शब्द लगा के प्रश्न करेंगे? वर्ब के पीछे किसको समर्थन कर रहे हो या किसका समर्थन कर रहे हो? तो उत्तर मिला उसका, तो उसका हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट मिल जाने के बाद सब्जेक्ट खोजते हैं। सब्जेक्ट खोजने के लिए क्रिया के पीछे कौन शब्द लगा के प्रश्न करता है? कौन समर्थन कर रहा है? उसका समर्थन कौन कर रहा है? कौन कर रहा है उसका समर्थन? जो कर रहा है वो सब्जेक्ट होगा। कौन कर रहा है? सदस्य कर रहा है, तो सदस्य हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मिल जाने का मतलब हुआ वाक्य एक्टिव है। अगर वाक्य एक्टिव है तो हेल्पिंग के स्थान पे वॉज या वर लगेगा। और सब्जेक्ट क्या है? सदस्य। एक सदस्य है कि एक से ज्यादा सदस्य है? तो यह लिखा है कितने सदस्य, तो ये मान के चला जाता है कि अगर कितने लगा है तो कितने के बाद वाले शब्द जो है उसको प्लूरल में रखा जाता है, उसको प्लूरल माना जाता है, यानी बहुवचन। तो बहुवचन के साथ वर लगेगा, हेल्प यू ऑफ वर लगेगा। तो हेल्प यू हमें लगेगा वर्ब। हेल्प यू मिल जाने के बाद ट्रांसलेशन शुरू करेंगे। ये प्रश्नवाचक वाक्य क्यों है? प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य किसको कहते हैं? ऐसा वाक्य जिसको पढ़ के लगे कि आप किसी से कुछ पूछ रहे हैं, तो इसको हम लोग कहेंगे प्रश्नवाचक वाक्य है। प्रश्नवाचक वाक्य में कुछ शब्द दिए होते हैं जो संकेत के रूप में कार्य करते हैं, जिससे पता चलता है कि वाक्य प्रश्नवाचक है। वो शब्द क्या क्या है? वो शब्द हैं कौन, कितना, कितनी, कितने, किसका, किसकी, किसके, किस प्रकार का, कब, कहाँ, क्यों, वगैरह वगैरह। कुछ इस तरह के शब्द दिए होते हैं जिससे ये पता चलता है कि वाक्य इंट्रोगेटिव है यानी प्रश्नवाचक है। तो इसमें भी लिखा हुआ है कितने, तो इससे पता चलता है कि ये वाक्य प्रश्नवाचक है। तो इसको प्रश्नवाचक वाक्य का जो स्ट्रक्चर आपके सामने दिया हुआ है, इसको देखकर इसको फॉलो करते हुए ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले लिखा है WH। WH की इंग्लिश बनाने के लिए कह रहा है। आपको मालूम है WH का मतलब क्या होता है? WH का मतलब क्या होता है? प्रश्नवाचक शब्द। WH क्यों कहते हैं? क्योंकि कई ऐसे प्रश्नवाचक शब्द होते हैं जिसमें WH से शुरुआत होती है, जैसे वॉट WHIT, वेयर WHERE, व्हेन WHEN, वाई WHY। इस तरह से WH लगा होता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर प्रश्नवाचक शब्द के साथ WH लगा ही हुआ हो। जैसे कितना की इंग्लिश होती है हाउ मेनी, तो इसमें तो HO लिखा है, तो WH तो लिखा नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग उसको प्रश्नवाचक शब्द ही मानेंगे, उसको भी WH ही कहा जाएगा। तो यहाँ पे कितने की इंग्लिश क्या होती है? हाउ मेनी या हाउ मच। हम लोगों ने डिस्कस किया है कि हाउ मेनी और हाउ मच कब लगाया जाता है, फिर से बतला देते हैं। देखिए, कितने शब्द के बगल में जो शब्द लिखा होता है वो एक संज्ञा होता है। कितने शब्द के बगल में जो भी शब्द दिखेगा वो जरूर संज्ञा होगा। उस संज्ञा को हमें देखना पड़ता है कि वो काउंटेबल नाउन है कि अनकाउंटेबल नाउन है। उसका तरीका क्या होता है? उस शब्द को आप पहले अंग्रेजी में कन्वर्ट करिए। जैसे सदस्य लिखा है तो उसकी इंग्लिश क्या होगी? मेंबर्स। तो मेंबर्स के साथ आप 1 2 3 4 लगा के देखिए। 2 मेंबर्स, 3 मेंबर्स, सही लग रहा है? अगर सही लग रहा है तो इसका अर्थ हुआ कि ये शब्द जो है सदस्य, ये एक काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन है, ठीक। अगर काउंटेबल नाउन है तो कितने की इंग्लिश हो जाएगी? हाउ मेनी। अगर ये काउंटेबल नाउन नहीं होता तो इसके पीछे हाउ मच लगाते, लेकिन ये काउंटेबल नाउन है क्योंकि यहाँ पे 2 3 4 लगा के आप देख रहे हैं, तो ये सही लग रहा है, तो इसको काउंटेबल नाउन कहते हैं। इसलिए यहाँ पे कितने की इंग्लिश हो जाएगी? हाउ मेनी, यानी WH की जगह हमें लिखना है हाउ मेनी। नंबर 2 लिखा है प्रश्नवाचक WH के साथ वाली संज्ञा। WH के साथ वाली संज्ञा का मतलब ये जो WH है, कितने प्रश्नवाचक शब्द जो है उसके बगल वाली संज्ञा, उसके बगल में जो शब्द होगा वो संज्ञा होगी, तो उसको उसके बगल में ही लिखना है, मेंबर्स।
नंबर 3 हेल्प यू का पहला भाग हेल्प यू आपने नोट किया है, यहाँ पे वर लगेगा, हेल्प यू लिख देंगे वर। नंबर 4 सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? सदस्य। सदस्य की इंग्लिश आप पहले ही बना चुके हैं, तो दोबारा यहाँ पे मेंबर्स नहीं लिखेंगे। लेकिन ये भूल कर भी वहाँ पे ऑब्जेक्ट की इंग्लिश मत बना दीजिएगा, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, लेकिन ब्रैकेट में भी लिखा हुआ है सब्जेक्ट तब जब वाक्य एक्टिव हो, ऑब्जेक्ट तब जब वाक्य पैसिव हो। ये वाक्य तो एक्टिव है, तो इसलिए सब्जेक्ट की इंग्लिश अगर पहले बना चुके हैं तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट की इंग्लिश भूल कर भी मत बनाइएगा। नंबर 5 नॉट, नॉट है नहीं वाक्य में, नॉट नहीं है तो नॉट छोड़ देंगे। नंबर 6 हेल्प यू का बचा भाग, हेल्प यू आपने नोट किया वर, इसके साथ अगर बीइंग लगा होता तो उसको बचा भाग कहते हैं और बीइंग लिख देते, लेकिन ये वाक्य एक्टिव है इसलिए बीइंग लगेगा नहीं। आगे बढ़ेंगे। नंबर 7 वर्ब, वर्ब है समर्थन करना, समर्थन करने की इंग्लिश हो जाएगी सपोर्ट, सपोर्ट। और चूंकि ये वाक्य एक्टिव है और कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस में एक्टिव में हमेशा वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगता है, तो सपोर्टिंग। फिर नंबर 8 लिखा है ऑब्जेक्ट, अगर वाक्य एक्टिव हो, आप देख सकते हैं वाक्य एक्टिव है तो इसलिए ऑब्जेक्ट इंग्लिश लास्ट में बनाने के लिए कह रहा है वर्ब के बाद, तो उसका की इंग्लिश जाएगी हिम। हाउ मेनी मेंबर्स वर सपोर्टिंग हिम। अगर बात समझ में ना आई हो तो फिर मैं आपको यही सलाह दूंगा, पीछे पलटकर दोबारा देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा। क्यों नहीं आएगा? संयम रखिए, सब कुछ आएगा। अगला वाक्य है उसके खिलाफ क्यों कार्रवाई की जा रही थी। वाक्य सुनने में थोड़ा कठिन सा लग रहा है कि अरे अचानक सर ने इतना कठिन वाक्य क्यों दिया, हम लोग तो अपने शुरुआत किया है अभी सीखने की, तो इतने इनिशियल स्टेज पे इतना कठिन वाक्य क्यों दिया जा रहा है। देखिए वाक्य कठिन उठिन कुछ नहीं होता है, यह आपके दिमाग का भ्रम है। वाक्य कठिन कुछ नहीं होता, यकीन मानिए कोई वाक्य कठिन नहीं होता है। हर वाक्य को सिर्फ 2 स्ट्रक्चर का यूज़ करते हुए ट्रांसलेट करते हैं। अगर वाक्य कठिन होता भी है तो सिर्फ एक वजह से, उसके अंदर प्रयोग किए जाने वाले शब्द के कारण। जो शब्द उसके अंदर प्रयोग किया जा रहा है, अगर उसकी इंग्लिश आपको नहीं आती है तो वाक्य कठिन है, और उसके शब्द की अंग्रेजी आती है तो वाक्य सरल है। स्ट्रक्चर तो सेम यूज होने वाला है, तरीका तो सेम यूज होगा। पहले सब्जेक्ट खोजेंगे, ऑब्जेक्ट खोजेंगे, हेल्प यू डिसाइड करेंगे और स्ट्रक्चर को देख के ट्रांसलेशन करना शुरू कर देंगे। तो कठिन और सरल का क्या मतलब होता है? कठिन सरल कुछ नहीं होता। अगर आपके पास प्रोसेस सही है तो सब कुछ सरल है, नहीं तो सब कुछ कठिन है। मैंने पहले ही कहा है आपको छोटे छोटे बच्चों वाले ही खाली वाक्य नहीं सीखने, थोड़ा ऊंचे लेवल के भी वाक्य सीखने। ऐसा नहीं कि अगर आपने शुरुआत किया तो शुरू में आपको वो सारी चीज़ें बहुत कठिन लगने वाली हैं, आप नहीं बना पाएंगे, ऐसा कोई रूल नहीं है, कहीं ऐसा कोई रूल नहीं है। ठीक है, मैं तो वर्ड बताऊंगा, इसका मीनिंग बतलाऊंगा, तो फिर आपको परेशानी क्या है। तो चलिए घबराइए मत, पेशेंस रखिए। मैं बार बार यही कहूँगा, पेशेंस रखिए जरूर सीखेंगे, पेशेंस रखिए जरूर सीखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे उसके खिलाफ क्यों कार्रवाई की जा रही थी में वर्ब क्या है। तो यहाँ वर्ब है, यहाँ पे देखिए कुछ कंफ्यूज करने वाली चीज है, कार्यवाही की। ठीक, अब आप सोचेंगे कार्यवाही की वर्ब है कि की वर्ब है। अगर आपने यहाँ पे कार्यवाही की को वर्ब मान लिया तो फिर आपको ट्रांसलेशन करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर कार्यवाही की शब्द का प्रयोग करेंगे तो फिर वाक्य पैसिव में है। ये पहले से बता दें क्यों पैसिव में है, देख लीजिए। जा शब्द लिखा हुआ है, जा शब्द लिखा हुआ है, तो हमने कहा था अगर जा शब्द लिखा हुआ है तो जा के पहले वाले शब्द को छुपाइए, कार्रवाई की छुपा के वाक्य पढ़िए। तो उसके खिलाफ क्यों की जा रही थी, उसके खिलाफ क्यों की जा रही थी। सुनने में सही लगा? नहीं लगा, इसका मतलब ये पैसिव है, संकेत तो मिल गया ये पैसिव है। लेकिन संकेत मिलने से कुछ नहीं होता, आपको ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट खोजना ही पड़ता है। ऑब्जेक्ट खोजेंगे तो ऑब्जेक्ट अगर खोजने के लिए वर्ब का प्रयोग करेंगे। वर्ब क्या है? कार्रवाई की। अगर आपको लगता है वर्ब है तो कार्यवाही की शब्द से अगर आप ट्रांसलेशन करने की कोशिश करेंगे तो ये वाक्य ट्रांसलेट नहीं हो पाएगा, इसलिए क्योंकि कार्यवाही की जो शब्द होता है ये एक इनट्रांजिटिव वर्ब होता है। इनट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होता है जिसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है। ठीक, तो इस केस में हमें ये करना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे इसमें ऑब्जेक्ट तो है उसके खिलाफ, तो यही मैं बताना चाह रहा हूं कि अगर आप मान लीजिए कार्रवाई की शब्द को वर्ब मान के ऑब्जेक्ट खोजते हैं जो किसको या किसकी लगा के प्रश्न करते हैं, किसकी कार्रवाई की या किसको कार्रवाई की। अब सुनिए, किसको कार्रवाई की, प्रश्न सही लग रहा है क्या सुनने में? नहीं, किसकी लगा के प्रश्न करिए, किसकी कार्रवाई की, सही लगा? नहीं, किससे कार्रवाई की, नहीं सही लग रहा है। किसे कार्रवाई की या क्या कार्रवाई की, प्रश्न सही लग नहीं रहा है, ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने कहा ये एक इनट्रांजिटिव वर्ब है। जो इनट्रांजिटिव वर्ब होते हैं उसको अगर आप ऑब्जेक्ट खोजेंगे उसकी मदद से, ऑब्जेक्ट आपको नहीं मिलेगा।
अगर आप में से किसी ने ज़बरदस्ती खोज के निकाला कि नहीं इसमें लिखा है उसकी, उसके, उसके खिलाफ यही ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि उसके साथ एक प्रीपोजिशन जुड़ा हुआ है, खिलाफ। खिलाफ की इंग्लिश होती है अगेंस्ट। क्लियर है? अगर किसी भी ऑब्जेक्ट जिसको आप मान रहे हैं ऑब्जेक्ट, उसके साथ या सब्जेक्ट ही मान रहे हो, उसके साथ कोई प्रीपोजिशन लगाओ। अब आप बोलेंगे प्रीपोजिशन क्या है? प्रीपोजिशन कुछ ऐसे वर्ड्स जो कि जोड़ने का काम करते हैं। बता दो वो कौन कौन से शब्द हो सकते हैं, जैसे में, पर, ठीक, में, पर, के लिए, के खिलाफ, के साथ, के आगे, के पीछे, वगैरह वगैरह। ये सारे शब्द अगर जुड़े हुए हों किसी शब्द के साथ तो उसको हम लोग ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट नहीं मान सकते हैं, क्योंकि उन शब्दों का प्रयोग वाक्य के अंत में होगा। जो उसके खिलाफ जो लिखा है इसकी इंग्लिश लास्ट में बनाएंगे आप, उसकी इंग्लिश पहले नहीं बनाएंगे, लास्ट में बनाएंगे। उसकी इंग्लिश होगी अगेंस्ट हिम। तो ये तो आपका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो नहीं सकता है। और जब आपने खोजा मिल भी नहीं रहा था, तो इसमें वाक्य में तो ऑब्जेक्ट मिल नहीं रहा है और सब्जेक्ट भी नहीं है। सब्जेक्ट खोज के देखिए कौन है, किसने लगा के प्रश्न करिए, किसने कार्रवाई की या कौन कार्रवाई कर रहा है, इसका भी जिक्र इस वाक्य में नहीं है, सब्जेक्ट भी नहीं है। अब आप बोलिए जब वाक्य में सब्जेक्ट भी नहीं है, ऑब्जेक्ट भी नहीं है और वर्ब है, तो आप ट्रांसलेशन किस तरह से करेंगे? ट्रांसलेशन नहीं हो सकता है। तो उस केस में क्या करना पड़ेगा कि आप की शब्द को खाली वर्ब मान लीजिए, की शब्द को वर्ब मान लीजिए। अब देखिए किस तरह से ट्रांसलेशन होने वाला है, बड़े प्यार से होगा। अब आप ऑब्जेक्ट खोजिए, क्या लगा के प्रश्न करिए, क्या की जा रही है? ऑब्जेक्ट खोजना है, क्या लगा के प्रश्न करिए, क्या की जा रही है? उत्तर मिला कार्यवाही। ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। क्लियर? ऑब्जेक्ट मिल गया, अब ट्रांसलेशन पक्का बन जाएगा, क्योंकि जब तक ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ना हाथ में आए ट्रांसलेशन नहीं हो सकता है। और सब्जेक्ट इसमें है नहीं, क्योंकि अभी आपने खोजा कौन कार्रवाई की या कौन किया। अब सब्जेक्ट खोजना है तो खाली की लगा के पूछिए, किसने की, किसने की या कौन कर रहा है, इसका उत्तर नहीं है। वाक्य में सब्जेक्ट नहीं है, मतलब वाक्य पैसिव है। पैसिव में एलपीओ क्या लगना चाहिए? वॉस या वर बीइंग। ओके। अब जब पैसिव होता है आपको मालूम है, ऑब्जेक्ट देख के एलपीओ डिसाइड किया जाता है। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है कार्रवाई। कार्रवाई, यहाँ पे कार्रवाई की इंग्लिश होगी एक्शन। ठीक, यहाँ पे कार्रवाई की इंग्लिश होगी एक्शन, और एक्शन एक वचन है, एक वचन है तो वॉस बीइंग लगेगा, एलपीओ के स्थान पर वॉस बीइंग। एलपीओ मिल गया, अब ट्रांसलेशन शुरू करेंगे। और ये भी एक वाक्य ऐसा है जो प्रश्नवाचक वाक्य है। क्यों? क्योंकि इसमें एक प्रश्नवाचक शब्द दिया हुआ है। क्यों? इससे पता चल रहा है कि एक प्रश्नवाचक वाक्य है। जैसा मैंने कहा कुछ ऐसे प्रश्नवाचक शब्द होते हैं जिसकी मदद से हम लोग ये पता कर पाते हैं कि वाक्य प्रश्नवाचक है या नहीं। तो यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है, इसका मतलब ये वाक्य प्रश्नवाचक है। अगर प्रश्नवाचक है तो सबसे पहले WH की इंग्लिश बनानी है। WH बने प्रश्नवाचक शब्द, और यहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द क्या है? क्यों। क्यों की इंग्लिश क्या होती है? वाई, WHY, इसलिए ये WH वर्ड हो गया, WHY। नंबर 2, WH के साथ वाली संज्ञा। तो यहाँ पे देखिए WH क्या है? क्यों, उसके बाद कार्यवाही। मैंने ये बताया था कि हर प्रश्नवाचक शब्द के बाद जो शब्द आए उसको साथ नहीं रखते हैं, उसकी एक कैटेगरी बनी हुई है। वो कौन कौन से प्रश्नवाचक शब्द होते हैं जिसके बाद संज्ञा आए तो अंग्रेजी बनाते हैं? वो चाहे तो आप अपना लिख सकते हैं, लिस्ट बना सकते हैं। वो शब्द हैं कितना, कितनी, कितने, जिसकी इंग्लिश होती है हाउ मेनी, हाउ मच। दूसरा है हाउ, किसका, किसकी, किसका या किसकी के बाद अगर संज्ञा है तो उसको भी साथ लगते हैं। किसका किसकी इंग्लिश हो जाएगी हुज। फिर तीसरा है कौन सा, कौन सी, जिसकी इंग्लिश होती है विच। ये 3 हो गया, 2 और बचे। एक है किस प्रकार का या किस प्रकार की, जिसकी इंग्लिश होती है व्हाट काइंड ऑफ। इसके बगल में जो वर्ड आएगा वो संज्ञा ही होगा, उसको साथ रखेंगे। और एक पांचवा है जिसको कहते हैं क्या। क्या एक ऐसा प्रश्नवाचक शब्द है जिसके बाद संज्ञा आ भी सकता है, संज्ञा नहीं भी आ सकता है। क्या एकमात्र ऐसा प्रश्नवाचक शब्द है जिसके तुरंत बाद एक संज्ञा भी आ सकती है, क्रिया भी आ सकती है, और फिर संज्ञा है तो उसके साथ लगाएंगे, क्रिया है तो नहीं रखेंगे। इसके अलावा बाकी जितने भी प्रश्नवाचक शब्द हैं, जैसे क्या क्या बचे रह गए? क्यों, कहाँ, कब, कैसे। क्यों, कहाँ, कब, कैसे, कौन, किसने। ये जो कुछ प्रश्नवाचक शब्द हैं, इसके तुरंत बाद अगर संज्ञा आए तो भी उसकी इंग्लिश उसके बगल में नहीं बनाना है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए क्यों के बाद जो शब्द दिख रहा है कार्यवाही, ये तो संज्ञा है ही, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है। जो भी वर्ड ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट है वो संज्ञा है।
जो भी वर्ड ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट है वो संज्ञा है, निश्चित रूप से संज्ञा है। किसी क्रिया को आप ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट नहीं मानते हैं, किसी संज्ञा को ही सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट माना जाता है। तो यह उस हिसाब से बगल में बन जानी चाहिए, लेकिन नहीं बनेगी। क्यों? रीज़न मैंने बता दिया है। अब आप अगर नोट किया हो गया आपने ये सब चीज़ों को कहीं पे, तब आपको आगे वाली पढ़ाई पढ़ने में आसानी होगी, दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप खाली सुनकर ट्रांसलेशन सीख रहे हैं तो आप कभी ज़िंदगी में नहीं सीख सकते, ये आप नोट कर लीजिए। तो नंबर 2 की जगह कुछ नहीं। नंबर 3 हेल्प यू का पहला भाग देखिए, हेल्प यू आपने नोट किया वॉज बीइंग, तो पहला भाग क्या हो गया? वॉज। वाई वॉज। नंबर 4 सब्जेक्ट अगर वाक्य एक्टिव हो, एक्टिव तो है नहीं। ऑब्जेक्ट अगर पैसिव हो, ये पैसिव है, इसलिए ऑब्जेक्ट इंग्लिश बनाएंगे। ऑब्जेक्ट क्या है? कार्यवाही, एक्शन। वाई वॉज एक्शन। नंबर 5 नॉट, नॉट है वाक्य में, उसके खिलाफ क्यों कार्रवाई की जा रही थी? नॉट है नहीं, छोड़ देंगे। नंबर 6 हेल्प यू का बचा भाग, हेल्प यू का बचा भाग बीइंग। नंबर 7 वर्ब, वर्ब क्या है? की। अब यहां पे की इंग्लिश क्या होगी? की इंग्लिश आमतौर पे तो होती है डू, करना, डू माने करना, लेकिन कई जगह की इंग्लिश बदल जाती है। हर जगह की इंग्लिश डू नहीं होती है, ठीक। वो कौन सी जगह है? खासकर उस जगह जहां पर आप देखते हैं ऑब्जेक्ट खोजने की जब शुरुआत करते हैं और आपको ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है, वो एक इंट्रांजिटिव वर्ब होता है, तो उस केस में क्या करना पड़ता है? अगर वहां पे की, करूँ, करे, की सब लिखा हो तो उसको अलग कर लेते हैं, उसके पीछे वाले शब्द को अलग कर लेते हैं और उसके पीछे वाला शब्द अक्सर ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो उस केस में की इंग्लिश आप डू नहीं लगाएंगे, या तो मेक, या तो टेक, या कुछ और। इस केस में टेक होगा, टेक। अगर कार्रवाई शब्द के साथ की शब्द का प्रयोग हो रहा हो तो कार्रवाई की इंग्लिश अगर आपने बना दी एक्शन, तो की इंग्लिश हो जाएगी टेक। समझ में आ रही बात? तो टेक का थर्ड फॉर्म लगाएंगे कि ये पैसिव है, टेक का थर्ड फॉर्म होता है टेकन। तो वाई वॉज एक्शन बीइंग टेकन। लास्ट में लिखा है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इंग्लिश आप पहले ही बना चुके हैं, एक्शन। तो ट्रांसलेशन तो पूरा हुआ, लेकिन बचा क्या? उसके खिलाफ। तो के खिलाफ की इंग्लिश हो जाएगी अगेंस्ट, और उसके की हो जाएगी हिम। वाई वॉज एक्शन बीइंग टेकन अगेंस्ट हिम। देखा आपने? वाक्य ट्रांसलेशन तो कठिन है, नो डाउट, बिल्कुल कठिन है, लेकिन जब आपने उसको बनाया, जब उसकी निटी ग्रिटी को समझा, मतलब उसकी पेचीदगियों को समझा, आपने समझा कि भाई ये कठिन क्यों है। कठिन इसलिए लग रहा था क्योंकि जब आप ऑब्जेक्ट खोजने चले, ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा था। क्यों नहीं मिल रहा था? वजह साफ थी, क्योंकि एक इंट्रांजिटिव वर्ब था। लेकिन कुछ इंट्रांजिटिव वर्ब के वाक्य में अगर दिए हो इंट्रांजिटिव वर्ब, तब भी उसको पैसिव में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन शर्त यही है कि उसमें की लगाओ, कर लगाओ, किया लगाओ, इत्यादि लगाओ, तो उस केस में वो संभव है। लेकिन हर जगह ये संभव नहीं है, ये कुछ रेयरेस्ट ऑफ द एग्जाम्पल्स हैं, ये ध्यान रखिएगा। मैं कभी ये नहीं कहता हूं कि हर इंट्रांजिटिव वर्ब को पैसिव में कन्वर्ट आप कर सकते हैं, उसका भी ट्रिक है, आप चाहें तो उसको भी कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि नहीं किया जा सकता किसी भी वर्ब को जिसमें इंट्रांजिटिव वर्ब है वाक्य में, तो उसको कभी भी आप पैसिव में ट्रांसलेट नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। इसका ट्रिक होता है, लोग करते हैं, ठीक। वो आगे कभी मौका मिलेगा तो मैं समझाऊंगा किस तरह से किया जाता है। तो फिलहाल ये आपका हुआ एक और वाक्य पूरा। अगला वाक्य है, क्या विद्यार्थियों को अध्यापक दंडित कर रहे थे? ये कुछ खास कठिन वाक्य नहीं है, सिंपल सा वाक्य है, क्या विद्यार्थियों को अध्यापक दंडित कर रहे थे। अब वर्ब क्या है? दंडित करना। दंडित करना वर्ब है, क्योंकि कर लगा हुआ है, उसमें ना अक्षर जोड़िए, सही लग रहा है, दंडित करना, तो ये वर्ब है और इससे पता चल रहा है कोई काम हो रहा है, ठीक है, तो वर्ब हो गया। अब ऑब्जेक्ट खोजेंगे, ऑब्जेक्ट खोजने के लिए क्या करते हैं? क्रिया के पीछे किसको लगा के प्रश्न करते हैं, किसको दंडित कर रहे हो? तो उत्तर मिला भाई विद्यार्थियों को, तो विद्यार्थी हो गए आपके ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मिल जाने के बाद क्या खोजना पड़ता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट खोजने के लिए क्या करना पड़ता है? कौन लगा के प्रश्न करते हैं, कौन दंडित कर रहा है, इस काम को कौन कर रहा है? ये दंडित कर रहा है कोई, तो कोई कर रहा है, कोई इंसान कर रहा है, तो जो इंसान उस काम को करेगा वो होगा सब्जेक्ट। तो इसलिए हम पूछ रहे हैं कि भाई कौन दंडित कर रहा है, तो उसकी उत्तर में मिला आपको अध्यापक, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ठीक। अब आप देखिए, अगर आपको कोई ये कह के बरगलाता हो, बेवकूफ़ बनाता हो कि वाक्य के शुरू में सब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट बाद में आता है,
तो ये तो बिल्कुल जरूरी नहीं है, आप देख सकते हैं इस वाक्य से सिद्ध हो गया। यहां तो ऑब्जेक्ट पहले दिख रहा है, सब्जेक्ट बाद में दिख रहा है, देख रहे हैं ना ये। तो अगर आप चाहें तो इस वाक्य को इस तरह से भी कह सकते हैं, क्या अध्यापक विद्यार्थियों को दंडित कर रहे थे? क्या अध्यापक विद्यार्थियों को दंडित कर रहे थे? देखिए हिंदी के जब वाक्य होते हैं ना, उसमें स्ट्रक्चर का उतना ज्यादा रोल नहीं होता है, लेकिन इंग्लिश में बहुत जबरदस्त रोल होता है। अगर आप उसमें आगे पीछे कुछ कर दें, सब्जेक्ट की जगह आप WH की जगह हेल्प यू पहले ले आए और इसको उधर ले जाए इधर ले जाए, तो इससे गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन हिंदी में ये आपको स्वतंत्रता होती है। हालांकि मैं उतना यकीन के साथ नहीं कह सकता हूं कि हिंदी ग्रामर में इतने सख्ती के साथ इस बात को जोर दिया जाता हो कि नहीं इसी स्ट्रक्चर पे चलना है कि नहीं, क्योंकि कई बार हम लोग बात करते समय देखते होंगे आप आगे पीछे कर करके बात कर लेते हैं, तो बात सामने वाला इंसान बात समझ भी जाता है। ठीक, तो चलिए, तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट मिल गया, इसका मतलब हुआ ये वाक्य है एक्टिव। अगर एक्टिव है तो हेल्प यू क्या लगना चाहिए? वॉज एवर। और सब्जेक्ट को देख हेल्प यू डिसाइड करना है। सब्जेक्ट क्या है? अध्यापक। अध्यापक, एक अध्यापक की बात हो रही है तो वॉज लगेगा। हेल्प यू मिल गया वॉज। अब ट्रांसलेशन करेंगे, ये भी प्रश्नवाचक वाक्य है। क्या लिखा है इसलिए ये पता चलता कि ये वाक्य प्रश्नवाचक है। लेकिन अब प्रश्न ये उठेगा कि यहाँ पे क्या की इंग्लिश बनाएंगे कि नहीं। इसका तरीका मैंने बतलाया है। क्या देखना चाहिए? क्या के बाद अगर वर्ब लिखा है तो क्या की इंग्लिश बनाइए, अगर क्या के बाद वर्ब नहीं लिखा है तो क्या की इंग्लिश मत बनाइए। या दूसरा तरीका है, ये पता करिए इस प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में आ रहा है क्या। अगर हाँ या ना में आ रहा है तो क्या की इंग्लिश मत बनाइए, और नहीं आ रहा तो मत बनाइए, नहीं आ रहा तो बनाइए। जैसे क्या विद्यार्थियों को अध्यापक दंडित कर रहे थे? तो कर रहे होंगे तो उत्तर मिलेगा हाँ, नहीं कर रहे होंगे तो उत्तर मिलेगा नहीं। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या की इंग्लिश नहीं बनानी है क्योंकि उत्तर हाँ या ना में आ रहा है। तो क्या करेंगे? WH जो लिखा है उसकी इंग्लिश नहीं बनाएंगे। और अगर नंबर 1 WH की इंग्लिश नहीं बना रहे तो नंबर 2 से कोई मतलब नहीं है, सीधे नंबर 3 से शुरू करेंगे, यानी हेल्प यू का पहला भाग। सबसे पहले हेल्प यू का पहला भाग क्या है? वॉज। तो पहले वॉज लिखेंगे। नंबर 4 सब्जेक्ट अगर एक्टिव हो, देख रहे हैं आप एक्टिव है, सब्जेक्ट दिया हुआ है तो अध्यापक, वाई वॉज द टीचर। नंबर 5 नॉट है नहीं, वाक्य में छोड़ देंगे। नंबर 6 हेल्प यू का बचा भाग। देखिए वॉज के साथ कोई बचा भाग तो नहीं है, बीइंग लगा नहीं है क्योंकि वाक्य पैसिव नहीं है, तो बचा भाग की जगह कुछ नहीं होगा। नंबर 7 वर्ब है, दंडित करना। दंडित करने की इंग्लिश होती है पनिश, और ये एक्टिव है, मालूम है कॉन्टिन्यूअस में एक्टिव में हमेशा आईएनजी लगता है, तो पनिशिंग। फिर लास्ट में लिखा है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? विद्यार्थियों, द स्टूडेंट्स। Was the teacher punishing the students? वाक्य, किसका गृह कार्य तुम पूरा कर रहे थे? किसका गृह कार्य तुम पूरा कर रहे थे? वर्ब क्या है? पूरा करना। क्लियर है, पूरा कर लिखा हुआ है इसलिए वर्ब है। ऑब्जेक्ट खोजेंगे, ऑब्जेक्ट खोजने के लिए वर्ब के पीछे किसको लगा के प्रश्न करेंगे, किसको पूरा कर रहे थे, तो उत्तर मिला गृह कार्य। तो गृह कार्य हो गया आपका ऑब्जेक्ट। फिर सब्जेक्ट खोजना है, सब्जेक्ट खोजने के लिए कौन लगा के प्रश्न करेंगे, कौन पूरा कर रहा था, उत्तर मिला तुम, तो तुम हुआ आपका सब्जेक्ट। यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट पहले आया, सब्जेक्ट बाद में आया, इसलिए कोई ज़रूरी नहीं है कि सब्जेक्ट पहले दिखे, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक, इस सब झांसे में मत पड़िएगा। सब्जेक्ट मिल जाने का मतलब वाक्य एक्टिव है तो वाक्य में हेल्प यू के स्थान पे वॉज या वर लगेगा। सब्जेक्ट क्या है? यू, तो यू के अकॉर्डिंग हेल्प यू लगेगा वर। हेल्प यू मिल गया, आप ट्रांसलेशन करेंगे। ये भी एक प्रश्नवाचक वाक्य है। किस तरह से पता? ये जो शब्द लिखा है किसके, इसको देख के पता चल रहा है कि एक प्रश्नवाचक शब्द है। तो अगर प्रश्नवाचक शब्द दिया है तो पहले WH की इंग्लिश बनाएंगे। WH क्या है? किसके। किसका की इंग्लिश हो जाएगी हुज। आप में से कुछ लोगों को यह कंफ्यूजन हो सकता है कि वाक्य के शुरू में अगर कोई प्रश्नवाचक शब्द दिया है तो उसकी इंग्लिश बनेगी कि नहीं बनेगी। ये रूल सिर्फ क्या शब्द के लिए होता है और बाकी किसी दूसरे प्रश्नवाचक शब्द के लिए रूल अप्लाई नहीं होता है। कोई भी दूसरा प्रश्नवाचक शब्द हो उसकी इंग्लिश जरूर बनेगी। ये रूल सिर्फ क्या जो शब्द आता है सिर्फ उसके लिए। अगर क्या शब्द वाक्य के शुरू में दिखे और उसके बाद वर्ब आए तो क्या की इंग्लिश बनाइए, नहीं आए तो मत बनाइए। ठीक। नंबर 2 WH के साथ वाली संज्ञा। यहाँ WH क्या है? किसका, इसके बगल में संज्ञा है गृह कार्य। ये भी उसी प्रश्नवाचक शब्द की श्रेणी में आता है जिसके बगल में कोई संज्ञा दी हुई थी, बता चुका हूं मैं। तो गृह कार्य को कहते हैं होमवर्क। नंबर 3 हेल्प यू का पहला भाग, ये हेल्प यू आपने नोट किया वर। नंबर 4 सब्जेक्ट एक्टिव, अगर एक्टिव है तो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट दिया तुम की इंग्लिश हो जाएगी यू।
नंबर 5 नॉट है, नहीं छोड़ देंगे। नंबर 6 एलपीओ का बचा भाग, वर्ब के साथ बीइंग लगा नहीं है तो छोड़ देंगे। नंबर 7 वर्ब है पूरा करना, कंप्लीट, आईएनजी लिख जाएंगे क्योंकि एक्टिव है, कंप्लीटिंग। नंबर 8 लिखा ऑब्जेक्ट है गृह कार्य, इसकी इंग्लिश पहले ही बन चुकी है तो ट्रांसलेशन पूरा हुआ। हुज होमवर्क वर यू कंप्लीटिंग। अगला वाक्य, कौन सी किताब मुझे पढ़ने के लिए दी जा रही थी। इस वाक्य में 2 वर्ब है, एक है देना, एक है पढ़ना। अब आप कंफ्यूज मत होइए, अगर वाक्य में 2 वर्ब दिए तो आपको दोनों वर्ब से कुछ लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ एक वर्ब से लेना देना। वो कौन सा वर्ब होगा, जो पहचान वाले शब्द के पीछे आता है। इसलिए हमेशा ट्रांसलेशन करने के लिए सबसे पहले आप पहचान वाला शब्द देखा करिए, जिससे टेंस की पहचान होती है। उसके ठीक पीछे क्या लिखा उससे आपको मतलब है। उसके ठीक पीछे तो जा लगा है, जा भी वर्ब हो सकता है, लेकिन आपको चेक करना पड़ेगा यहाँ पे जा वर्ब है कि नहीं, क्योंकि हो सकता है ये वर्ब ना हो। किस तरह से चेक किया जाता है, जा के पीछे वाले शब्द को छुपाइए और आके पढ़ जाइए। कौन सी किताब मुझे पढ़ने के लिए जा रही थी, सही लगा नहीं लगा, इसका मतलब ये हुआ जा का कोई रोल नहीं है, और ये भी एक संकेत दे रहा है कि ये पैसिव है, संकेत दे रहा है। लेकिन ऑब्जेक्ट तो आपको खोजना ही पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट किताब है, मुझे है, क्या चीज़ है ऑब्जेक्ट है, आप किस तरह से कंफर्म करेंगे, इसलिए ऑब्जेक्ट खोजना पड़ेगा। चलिए ऑब्जेक्ट खोज लेते, तो पहले वर्ब देख लेते हैं। वर्ब क्या है यहाँ पे, दी वर्ब है, दी मतलब देना, दी मतलब देना, ये वर्ब है आपका। यहाँ जो पढ़ने के लिए लिखा है इसकी इंग्लिश लास्ट में बनाएंगे, इसके बारे में अभी कुछ मत सोचिए। दी वर्ब है, वर्ब खोजने के बाद ऑब्जेक्ट खोजेंगे, किसको लगा के ब्रश करेंगे, किसको दी जा रही है, किताब दी जा रही है तो किसको दी जा रही है किताब, तो उत्तर मिला मुझे, तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मिल गया, अब सब्जेक्ट खोजना है, सब्जेक्ट नहीं मिलेगा क्योंकि ये पैसिव है, आपको पहले ही पता चल गया, संकेत मिल चुका है, लेकिन फिर भी खोज के देख लेते हैं। कौन लगा के प्रश्न करेंगे, कौन दे रहा है या किसने दी, किताब किसने दी, मुझे किताब किसने दी, या कौन दे रहा है, उत्तर नहीं लिखा है, सब्जेक्ट नहीं है, मतलब पैसिव, पैसिव है तो हेल्प यू वॉज बीइंग या वर्ब बीइंग लगेगा। किसको देके तय करेंगे, ऑब्जेक्ट को देके। जब भी पैसिव होता है तो ट्रांसलेशन करते समय हमें हेल्प यू किसको देके तय करना होता है, ऑब्जेक्ट को देके। ऑब्जेक्ट क्या है, मुझे, मुझे की इंग्लिश क्या होगी, मी नहीं, आई। क्यों, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं, अगर वाक्य पैसिव हो तो कभी भी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज नहीं होता है, यानी मी, हिम, देम, हर, अस का प्रयोग नहीं होता है। जब भी प्रयोग होगा आई, वी, यू, दे, ही, शी का ही होगा, यानी सब्जेक्टिव प्रोनाउन का ही यूज होगा। पैसिव वाले वाक्यों में हमेशा आई, वी, यू, दे, ही, शी का ही प्रयोग होगा, और अगर किसी का नाम है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो यहाँ पे मुझे की इंग्लिश हो जाएगी आई, तो आई के साथ क्या लगता है, एम, सॉरी पैसिव, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो वॉज बीइंग, आई के साथ वॉज बीइंग, पैसिव है तो हेल्प यू मिल गया। अब ट्रांसलेशन करेंगे, ये भी एक प्रश्नवाचक वाक्य है, किस तरह से पता, यहाँ पे लिखा है कौन सी, इससे पता चलता है ये प्रश्नवाचक वाक्य है। तो सबसे पहले WH की इंग्लिश यानी प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश बनाएंगे, और क्या है प्रश्नवाचक शब्द, कौन सी की इंग्लिश होती है विच। नंबर 2 WH के साथ वाली संज्ञा, तो यहाँ पे देखिए कौन सी के बाद जो शब्द है संज्ञा है, किताब, किताब किसी वस्तु का नाम है, तो आप मालूम है आपको संज्ञा किसको कहते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पे किताब संज्ञा है, किताब की इंग्लिश लिख देंगे विच बुक। ठीक है, मैंने आपको बताया था, ध्यान हो कि कौन से वो शब्द होते हैं जिसके बाद संज्ञा आती है, वो कौन सी में भी, उसमें कौन सी भी मैंने बतलाया था। ठीक है, नंबर 3 हेल्प यू का पहला भाग, हेल्प यू का पहला भाग खाली वॉज लिखेंगे। नंबर 4 सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, अगर पैसिव है तो ऑब्जेक्ट इंग्लिश बनाएंगे, ऑब्जेक्ट क्या है मुझे, तो आई लिख देंगे। नंबर 5 नॉट है, नहीं छोड़ देंगे। नंबर 6 हेल्प यू का बचा भाग, ये है बचा भाग बीइंग। नंबर 7 वर्ब, वर्ब क्या है देना, देने की इंग्लिश होती है गिव, पैसिव है तो हमेशा थर्ड फॉर्म लगता है गिवन। अब क्या बचा, ऑब्जेक्ट तो बन चुका है पहले ही, तो अब बचा क्या रह गया, पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए तो हमने बताया जब वर्ब में ने के लिए बचा हो, ने के लिए लगाओ तो टू लगा के उसका फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं टू रीड। तो विच बुक वॉज आई बीइंग गिवन टू रीड, इस तरह से ट्रांसलेशन हुआ पूरा। तो आज हम लोगों ने कुछ प्रश्नवाचक वाक्य को डील किया पास्ट कॉन्टिन्यूअस के। मैं आशा करता हूँ कि इससे आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको मिला तो फिर जरूर इसको दूसरों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और मेरा हौसला बुलंद कीजिए। इसके पहले कि मैं वीडियो बंद करूँ, मैं आपके सामने कुछ होमवर्क देके जा रहा हूँ जिसका आंसर मैं अगले वीडियो में, जो मैं पास्ट परफेक्ट को डील करूँगा, दूंगा। और इसी वीडियो में मैंने जो पिछले वाक्य में मैंने पिछले वीडियो में जब मैंने
आपको कहा था कि प्रेजेंट परफेक्ट के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का जो होमवर्क दिया था उसका आंसर भी दूंगा, लास्ट में दिया होगा, उसको आप देख लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।